26 यानी 1602 किलोहर्ट्ज, FM के 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का पौड़ी केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र भरसार की वैज्ञानिक डॉक्टर दीपिका चौहान से एकीकृत कीट प्रबंधन विषय पर लखन स्वरूप गंगवार की बातचीत। नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर दीपिका चौहान मैम, जो कि वैज्ञानिक है हमारे कृषि विज्ञान केंद्र भरसार पौड़ी में। हम सभी श्रोताओं की तरफ से दीपिका चौहान मैम का अपने स्टूडियो में आज स्वागत करते हैं। स्वागत है मैम आपका हमारे सभी श्रोताओं की तरफ से। मैम को आज हमने आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में और आज हम मैम से जानेंगे गोभी वर्गीय सब्जियों में एकीकृत कीट प्रबंधन के विषय में। मैम, सबसे पहला हमारा प्रश्न आपसे रहेगा कि एकीकृत कीट प्रबंधन क्या है? हमारे किसान भाइयों को थोड़ा इसके विस्तार में समझाएं। सर, जब हम एकीकृत कीट प्रबंधन की बात करते हैं तो इसका अर्थ ये है कि जब भी हमारे किसान अपनी फसल को हानिकारक कीटों और बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो वो एक से अधिक उपाय कर रहे हैं, जैसे कि वो व्यवहारिक विधियां उपयोग में ला रहे हैं, यांत्रिक विधियां उपयोग में ला रहे हैं, जैविक विधियां और रासायनिक विधियों का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि वो इन सारी विधियों को क्रमानुसार उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने पहले व्यवहारिक विधियां उपयोग में लाई, फिर यांत्रिक विधियां उपयोग में लाई, जैविक विधियों का उपयोग किया, और जब इन सब विधियों का उपयोग करने के पश्चात भी वो कीटों या बीमारियों को नियंत्रित नहीं कर पाए तो उन्होंने तब रसायनों का उपयोग किया। जी, एंड में उन्होंने रासायनिक विधियों का उपयोग किया। एकीकृत कीट प्रबंधन मतलब इंटीग्रेटेड, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ यूज़ करना, तब वो हुआ एकीकृत कीट प्रबंधन। जी मैम, एकीकृत प्रबंधन की अगर हम बात करते हैं तो उसका मेन उद्देश्य, मेन इसकी आवश्यकता क्या है? जैसा हम अभी वर्तमान समय में देख रहे हैं कि हमारे फसल प्रबंधन की नई नई तकनीक आ गई हैं, नई नई प्रजातियां आ रही हैं, उससे किसानों का उत्पादन तो बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम बात करें तो आजकल हम नए नए कीटों की समस्या देख रहे हैं, नई नई बीमारियां देख रहे हैं। अगर जब हम एकीकृत कीट प्रबंधन की आवश्यकता की बात करते हैं तो सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि हमें अपने पर्यावरण में पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना है। अब हम अगर संतुलन की बात करें, जब भी हम अपने इंसेक्ट को मैनेज करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए हानिकारक रसायनों का उपयोग करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी प्रकृति में मित्र कीट भी उपलब्ध हैं। जब हम रसायनों का उपयोग हानिकारक कीटों को नियंत्रित करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, जो मित्र कीट हैं उनको भी हम नुकसान पहुंचा रहे हैं अनजाने में। हाँ जी, इससे क्या हो रहा है कि जो हमारे लाभदायक कीट हैं हम उनकी संख्या को भी कम कर रहे हैं और जो हमारा हानिकारक कीट है उसकी संख्या को हम कहीं ना कहीं बढ़ा रहे हैं। तो हम अपने पर्यावरण को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं। दूसरी अगर हम बात करें, अगर हमारे जो किसान हैं वो केवल रसायनों का सहारा लें अपने बीमारियों से फसल को बचाने के लिए, कीटों से फसल को बचाने के लिए, तो रसायन बहुत महंगे हैं। कहीं ना कहीं हम अपने किसान की लागत को बढ़ा रहे हैं, उससे उसका मुनाफा कम ही हो रहा है। जी। तो अगर हम इन सारी विधियों का एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में उपयोग करें, इनको एकीकृत करके उपयोग करें, तो हम कहीं ना कहीं अपने किसान की लागत को कम कर सकते हैं, अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं और इन रसायनों का जो मानव स्वास्थ्य पे एक विपरीत प्रभाव पड़ रहा है उसको भी हम कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं। जी मैम, जैसे इस समय अगर हम बात कर रहे हैं गोभी वर्गीय सब्जियों में, तो गोभी वर्गीय सब्जियों में कौन कौन से कीट हैं जो हानि पहुंचाते हैं और किस प्रकार से ये हानि पहुंचाते हैं, क्या क्या मेन नुकसान करते हैं? हमारे किसान भाइयों को थोड़ा इस विषय में बताएं। अगर हम गोभी वर्गीय सब्जियों की बात करें तो ऐसे बहुत सारे हानिकारक कीट हैं जो इन सब्जियों की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें गोभी तितली, या जिसको हम गोभी सुंडी भी कहते हैं, इसकी जो मादा तितली है यह सितंबर से अक्टूबर महीने में पत्तियों की निचली सतह पर अपने अंडे देने लगती है। अगर हमारे जो किसान हैं वो अपनी फसल में प्रॉपर तरीके से निगरानी कर रहे हैं तो वो देखेंगे कि पत्तियों की निचले सतह पर पीले रंग के अंडे रहते हैं। पीला उनको दिखेंगे, पीले रंग स्पॉट दिखेंगे, छोटे छोटे उनको स्पॉट टाइप में उनको दिखेंगे। और जब ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं, मतलब जब ये लार्वा अवस्था में आ जाते हैं, सूंडी अवस्था में आ जाते हैं, तो धीरे धीरे पत्तियों में छेद करने लगते हैं। अगर सही समय पे हम इनका नियंत्रण नहीं कर रहे हैं तो गंभीर संक्रमण की अवस्था में ये पत्तियों को खा जाते हैं, जो कि सब्जियों के लिए ठीक नहीं है और कहीं ना कहीं ये उत्पादन को प्रभावित करते हैं, पूरा पेड़ी मतलब नष्ट कर देते हैं। जी। एक तो ये होगी मैम, और कौन कौन से कीट हैं?
गोभी माहू, जो एक बहुत महत्वपूर्ण कीट माना गया है। हालांकि ये बहुत छोटा कीट है, ये पीले रंग का या हरे रंग का कीट रहता है और जनरली ये एक रस चूसक कीट है। ये पत्तियों पे किसी तरीके के छेद नहीं करेगा, ये धीरे धीरे पत्तियों का रस चूसता है जी। और क्या करता है, ये जब रस चूसता है तो ये एक चिपचिपे शहद जैसे पदार्थ का उत्सर्जन करता है जिसको हम हनी ड्यू कहते हैं। उससे क्या होता है कि धीरे धीरे पत्तियों की निचली सतह पर एक काले रंग का कवक विकसित होने लगता है और कहीं ना कहीं इस तरीके की जो पत्तियां रहती हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाती हैं और धीरे धीरे जो हमारा पौधा है वो पीला पड़ जाता है और सूखने लगता है। जी जी। अगर हम आगे और बात करें तो हमारा अन्य कीट है डायमंड बैक मॉथ। ये देखिए नाम से पता लग रहा है, इस कीट के ऊपर क्रीम रंग की एक पट्टी होती है जो डायमंड के आकार की होती है, इसलिए इसका नाम है डायमंड बैक मॉथ। इसकी जो सूंडी अवस्था है वो पत्तियों में एक अनियमित तरीके से भक्षण करता है और एक अनियमित प्रकार का एक पैच बना देता है। मतलब जो ग्रीन मैटर है उसका, जो पत्तियों का हरा वाला भाग है उसको खा जाता है और एक सिरा विन्यास रह जाता है। इसके डैमेज को हम विंडो पैन कहते हैं। इसकी जो सूंडी अवस्था है वो हेड, जो गोभी वर्गीय सब्जियों में हेड बनने की अवस्था है उसको भी खाने लगती है और अगर हम नियंत्रण नहीं कर रहे हैं तो गंभीर संक्रमण की स्थिति में ये हेड अवस्था को बनने नहीं देती, उसको खाने लगती है। जी। अन्य कीटों की अगर हम बात करें तो हमारा एक तंबाकू सूंडी कीट है। इस कीट की जो मादा वयस्क रहती है वो पत्तियों की निचली सतह पर क्रीम या हल्के पीले रंग के अंडे देती है। इसकी विशेषता यह है कि यह अंडे समूह में देती है जी। इसलिए हमारे किसान भाई जब अपनी फसल में निगरानी करते हैं और पत्तियों की निचली सतह पर वो इस तरीके के पैच देखते हैं तो वो इस तरीके की पत्तियों को हटाकर नष्ट कर देते हैं। जी। उनको नष्ट कर देना चाहिए, अन्यथा क्योंकि ये ग्रुप में 300 से 400 अंडे देती है। अच्छा जी। हाँ, तो जब भी वो लार्वा अवस्था में परिवर्तित होते हैं तो प्रारंभिक अवस्था में वो क्या करते हैं, जो हमारी पत्तियों का हरा पदार्थ रहता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं उसको खुरचने लगते हैं, स्क्रैप करने लगते हैं और जब ये अपनी धीरे धीरे वृद्धि करने लगते हैं तो बाद की अवस्था में ये पत्तियों में अनियमित प्रकार के छेद बना देते हैं और पूरी की पूरी पत्तियों को भी खाने लगते हैं। तो इसलिए समय पर इसका नियंत्रण करना आवश्यक है। जी। आगे हम बात करेंगे, एक हमारा है गोभी सर छेदक। जी। नाम से पता लग रहा है सर के ऊपर, हेड के ऊपर, जो हेड बनने की अवस्था है ये उसमें छेद करने लगता है और धीरे धीरे पूरी की पूरी उसको हेड को वो बनने ही नहीं देता है, खराब कर देता है, उसको खा जाता है। और एक हमारा माइनर कीट रहता है जो इतना ज्यादा तो नहीं नुकसानदायक है, इसको हम कहते हैं गोभी बेबर कीट। ये क्या करता है, पत्तियों का जाल बनाकर अंदर ही अंदर संक्रमण करने लगता है और पौधे की वृद्धि को प्रभावित करता है, उत्पादन नहीं होने देता है। जी। मैम आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को कौन कौन से हानिकारक कीट हैं, तो हमारे किसान भाई कैसे इनका नियंत्रण कर सकते हैं, क्या क्या उपाय हैं, क्या विधि हैं जिनसे इन कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं, कुछ इस विषय में बताएं। अभी हमने सर बात की थी जैसे एकीकृत कीट प्रबंधन की। तो कुछ विधियां हैं, जैसे कुछ व्यवहारिक विधियां हैं। व्यवहारिक विधियां मतलब हमारे जो किसान हैं वो परंपरागत विधियों का उपयोग करके या जो वो सस्य क्रियाएं कर रहे हैं उनमें परिवर्तन करके किस तरीके से कीटों को नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं यांत्रिक विधियों की। मतलब वो किसी तरीके का यंत्र उपयोग कर सकते हैं इन कीटों की संख्या को कम करने के लिए या कीटों को नियंत्रित करने के लिए। दूसरा हमारा रहता है जैविक विधियां। इसमें हमारे प्राकृतिक कीट हैं उनका उपयोग वो कर सकते हैं और प्राकृतिक कीट नेचुरली हमारी प्रकृति में उपलब्ध हैं जो हानिकारक कीटों को भक्षण उनका करते हैं। दूसरा हमारे जो किसान हैं वो जैविक कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जैविक कीटनाशक हैं जिनका उपयोग करके वो कीटों को नियंत्रित कर सकते हैं। और अगर आपने ये सब विधियां उपयोग में लाए हैं आप, तो आप लास्ट में रासायनिक विधियों का उपयोग कर सकते हैं कीटों को कंट्रोल करने के लिए एकदम। जी मैडम, जैसे आपने अभी बताया था व्यवहारिक विधियां हैं, यांत्रिक विधियां हैं, तो हमारे किसान भाइयों को सबसे पहले बताइए व्यवहारिक विधियां या कल्चरल विधियां क्या है, इनको कैसे वो प्रयोग कर सकते हैं। अभी जैसे सर मैंने बताया व्यवहारिक विधियां मतलब जो किसान है जो भी वो क्रियाएं कर रहे हैं उनमें किस तरीके से वो परिवर्तन करके वो कीटों को नियंत्रित कर पाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जहां भी हमारे किसान फसल लगा रहे हैं
उस खेत को अच्छी तरीके से साफ करना, जी, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना। जैसे मैंने बताया कि जो जहाँ भी हम फसल लगाते हैं उसके आसपास कभी कभी हमारे किसान भाई क्या कर देते हैं कि कच्चा गोबर रखा हुआ है या कोई खरपतवार उगाई है या अन्य अवांछनीय पेड़ पौधे उगाए हैं, तो हमारे किसानों को क्या करना है, उन अवांछनीय पौधों को वहाँ से हटा देना है या जो खरपतवार है उसको नष्ट कर देना है जी। क्योंकि ये जो हमारी खरपतवार हैं या वांछनीय पेड़ पौधे हैं, ये हमारे कीटों को आकर्षित करते हैं अंडे देने के लिए। जी। और कीटों को ये जगह बहुत उपयुक्त लगती हैं कि वो वहाँ पे अपने अंडे दे सकते हैं। जी जी जी। इससे उनकी पॉपुलेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी जी जी। दूसरा, किसानों को जब भी हम खेत अपना तैयार कर रहे हैं तो खेतों की गहरी जुताई करें। जी जी। गहरी जुताई करने का मतलब है बहुत सारी जो अवयस्क अवस्था है कीटों की वो मिट्टी में उपस्थित रहती है। जनरली जो प्यूपा अवस्था है वो मिट्टी में पाई जाती है। तो जब भी हम खेतों की गहरी जुताई करते हैं तो ये जो अवयस्क अवस्था है ये मिट्टी के ऊपर आ जाती है। तो क्या होता है, या तो सूर्य के प्रकाश से वो निष्क्रिय हो जाती है या फिर जो हमारे प्राकृतिक शत्रु हैं वो इसको खा देते हैं। जी 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 जी। अगर हम आगे बात करें तो हमारे किसान भाई जो हमारी जाल फसल है उसका उपयोग करके भी कीटों को नियंत्रित कर सकते हैं। जी। उदाहरण के लिए जैसे डीबीएम मैंने बताया था अभी, एक बहुत महत्वपूर्ण कीट है हमारी गोभी वर्गीय सब्जियों का। तो डीबीएम को, डायमंड बैक मोथ जिसको हम बोलते हैं, इसको नियंत्रित करने के लिए किसान भाई गोभी की 25 पंक्तियों के साथ जो सरसों है उसकी 2 पंक्ति लगाएं। मतलब एक पंक्ति आपको पहले लगानी है, फिर 25 पंक्तियां, और एक पंक्ति आपको लास्ट में लगानी है। तो हमारी जो जाल फसल है वो क्या करती है, इस कीट को अपनी तरफ आकर्षित करती है और जो हमारी मुख्य फसल है वो कीट के आक्रमण से बच जाती है, उसका संरक्षण हो जाता है। जी। आपको ये ध्यान में रखना है, जो आपने पहली पंक्ति लगाई है उसको ट्रांसप्लांटिंग से, जब भी आप पौध लगाने जा रहे हैं उससे 10 से 12 दिन पहले लगाएं, और जो लास्ट वाली अंतिम पंक्ति है उसको ट्रांसप्लांटिंग के 10 से 12 दिन बाद लगाएं। जी जी। अगर हम आगे बात करें तो हमारे किसान भाई मिट्टी का उपचार करके भी कीटों को नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे हमारा एक आता है जैविक कीटनाशक जिसको हम कहते हैं मेटाराइजियम, तो इससे वो अपनी मिट्टी को भी उपचारित कर सकते हैं। इसमें अगर आप 100 लीटर पानी ले रहे हैं तो आप लगभग उसमें 1 किलो मेटाराइजियम घोल बना के, और जैसे आप सिंचाई करते हैं वैसे ही आपको वहाँ पे मिट्टी में इसका छिड़काव कर देना है। इससे क्या होता है, जो हमारे कीट मिट्टी में उपस्थित हैं आप उनको कहीं ना कहीं उनकी संख्या को आप कम कर रहे हैं। जी मैडम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी व्यवहारिक विधियों के विषय में। इसी विषय में हम आगे बात करते हैं आपसे। हमारे किसान भाइयों को यांत्रिक और जैविक विधियों के विषय में कुछ बताएं, किस तरीके से उनसे नियंत्रण कर सकते हैं कीटों का। अगर हम यांत्रिक विधियों की बात करें तो हमारे किसान कुछ यंत्रों का उपयोग करके कीटों की संख्या को कम कर सकते हैं या उनको नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे कि पीले चिपचिपे ट्रैप, जो पीले चिपचिपे ट्रैप है इसका उपयोग हम माहू कीट को नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं। कितनी मात्रा इसकी आप ले सकते हैं, 10 से 15 ट्रैप प्रति एकड़। हाँ जी। पीले चिपचिपे ट्रैप माहू कीट को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। हमारे किसान भाई इन ट्रैप्स को घर पर भी बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई खाली टिन है तो आप उस पर पीले रंग का पेंट कर देते हैं और कुछ चिपचिपा पदार्थ जैसे ग्रीस या फिर अरंडी का तेल लगाकर उसको चिपचिपा बना के धागे की सहायता से अपनी फसल के आसपास उसको टांग देते हैं। यह ट्रैप जो माहू जैसा कीट है उनको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और उनको कहीं ना कहीं नियंत्रित करने का या उनकी संख्या को कम करने का कार्य करते हैं। जी, पीला रंग देख के माउस की तरफ अट्रैक्ट होती है और फिर वो ट्रैप हो रखा है, चिपचिपा है तो उसमें वो चिपक जाते हैं। जी जी जी। दूसरा जो यंत्र हमारे किसान उपयोग कर सकते हैं वो है प्रकाश प्रपंच, जिसको हम लाइट ट्रैप कहते हैं। आप 1 एकड़ में 1 लाइट ट्रैप का उपयोग कर सकते हैं। लाइट ट्रैप जो हमारा रहता है वो रात्रिचर कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो जितने भी हमारे सूंडी वाले कीट हैं या जो सरछेदक कीट हैं उनका जो वयस्क है, वयस्क मौत जिसको हम कहते हैं, वो लाइट ट्रैप की तरफ आकर्षित हो जाता है। तो इस तरीके से वो उसको नियंत्रित कर सकता है। तीसरा जो हमारा यंत्र रहता है उसको हम कहते हैं फेरोमोन ट्रैप। जो हमारे फेरोमोन ट्रैप्स हैं वो हार्मोन से रिलेटेड रहते हैं और वो प्रजाति विशिष्ट रहते हैं। जैसे कि जो डीबीएम का फेरोमोन ट्रैप है वो आप डीबीएम के जो नर वयस्क है उसको आकर्षित करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं, और जो तंबाकू सूंडी का जो फेरोमोन ट्रैप है उसका उपयोग आप तंबाकू सूंडी के वयस्क को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। और यांत्रिक में हम ये भी एक कहते हैं कि जब भी आपकी फसल में जो अंड समूह हमारे किसान भाई देखते हैं या फिर आपने देखा कि कोई जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ गई हैं या बिल्कुल उसमें किसी तरीके का कोई रोग भी आ गया है, तो हमारे किसान भाई
प्रॉपर तरीके से अपनी फसल की निगरानी करते रहें। और जब भी इस तरीके के उन्हें अंडे दिखाई देते हैं या अंड समूह दिखाई देता है या कोई रोगग्रस्त पौधा या टहनी दिखाई देती है, तो उनको इस तरीके के रोगजनक जो आपके पौधे के भाग हैं उनको हटा देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए, जिससे कि और दूसरे भाग को वो प्रभावित ना करें। जी जी मैडम, इसी में जैसे आपने बताया था यांत्रिक हो गई, अब जैविक विधियां भी हैं कुछ इनको नियंत्रण करने की, वो क्या क्या है? अगर हम जैविक विधियों की बात करें तो इसमें हमारे प्राकृतिक कीट हैं, जिसमें हमारे परजीवी हैं और परभक्षी कीट हैं। जी। अगर हम परजीवी की बात करें तो ये हमारे अवस्था विशिष्ट कीट रहते हैं, यानी कि जो हमारा अंड परजीवी है वो केवल अंड अवस्था को ही भक्षण करता है, जो हमारा लार्वा परजीवी है वो लार्वा अवस्था को भक्षण करता है, जो हमारा प्यूपा परजीवी है वो प्यूपा को करता है, और जो एडल्ट है, जो वयस्क परजीवी है वो वयस्क अवस्था को करता है। जैसे उदाहरण के लिए हमारा एक ट्राइकोग्रामा चिलोनिस नाम से एक अंड परजीवी आता है, जो बहुत अच्छा हमारा अंड परजीवी है, और इसका उपयोग हम डीवीएम यानी डायमंड बैक मॉथ के लिए कर सकते हैं। कितनी मात्रा इसकी उपयोग में लाई जा सकती है? 20,000 से 50,000 अंडे प्रति हेक्टेयर पे आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और आपको जो इसका रिलीज करना है 10 से 12 दिन के अंतराल पर आप 3 से 4 बार इसका उपयोग कर सकते हैं। और अगर हम परभक्षी की बात करें तो हमारे जो परभक्षी कीट है हमारी प्रकृति में नेचुरली उपलब्ध हैं। जैसे कि अगर हम बात करें माहू, जहाँ पर अगर आप माहू देखेंगे हमारी गोभी वर्गीय सब्जियों में माहू कीट होगा तो वहाँ पे उसका परभक्षी कीट कॉक्सिनेला भी उपलब्ध होगा। कॉक्सिनेला बहुत अच्छा परभक्षी कीट है हमारे माहू कीट का। हमारे किसान भाई क्या करते हैं, जानकारी के अभाव में कभी कभी इन कीटों को अपना शत्रु मानकर इन पर रसायनों का उपयोग कर देते हैं। जी, तो कहीं ना कहीं वो हमारे पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ रहा है। जी। इसलिए हमें हमारे किसानों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी हम रसायनों का उपयोग करें, ध्यान में रखें कि वहाँ हमारे जो मित्र कीट हैं या वो एक्टिव ना हो, या जो जिस समय वो एक्टिव नहीं रहते हैं उस समय इन रसायनों का उपयोग करें। जी। मैडम, इसमें अंत में एक जो विधि आ जाती है रासायनिक विधि आ जाती है, जो आपने बताया था इसको कम से कम ही उपयोग करना चाहिए, एकदम लास्ट में इसका रासायनिक का। तो इसके विषय में हमारे किसान भाइयों को कुछ बताएं कि किस तरह से इससे नियंत्रण करा जा सकता है रासायनिक विधियों द्वारा। रासायनिक विधियों से पहले सर मैं कुछ जैविक कीटनाशक के बारे में भी बताना चाहूँगी जिनका उपयोग हमारे किसान पहले करें। जैसे कि हमारे एक जैविक कीटनाशक है बेसिलस थुरिंजिएंसिस, जो कि डेल्फिन या फिर थूरिसाइड के नाम से मार्केट में आता है। इसकी वो कितनी मात्रा ले सकते हैं? 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से वो इसको उपयोग में ला सकते हैं, और 10 से 12 दिन के अंतराल पर इस छिड़काव को वो दोहरा सकते हैं। एक आता है हमारा SNPB, जिसका उपयोग तंबाकू सूंडी के लिए किया जाता है, और 250 LE पर हेक्टेयर की दर से इसका छिड़काव हमारे किसान भाई कर सकते हैं, और इसको भी हम 10 से 12 दिन के अंतराल पर छिड़काव को दोहरा सकते हैं। एक हमारा आता है मेटाराइजियम, जो जनरली हमारे छेदक कीट हैं, जो सूंडी कीट हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए हम मेटाराइजियम का उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग कितनी मात्रा में करना है? 5 से 7 ग्राम प्रति लीटर की दर से इसका छिड़काव हमारे किसान भाई कर सकते हैं। और जितने भी हमारे नरम शरीर वाले कीट हैं, जैसे कि माहू कीट है या जो सफ़ेद मक्खी है, इसको नियंत्रित करने के लिए हम बिबेरिया बासियाना नाम से हमारा एक जैविक कीटनाशक आता है। इसका उपयोग हम 4 से 5 ग्राम प्रति लीटर की दर से और 10 दिन के अंतराल पर इस छिड़काव को हम दोहरा सकते हैं। अगर हम बात करें अब रासायनिक विधियों के लिए, तो मैंने पहले भी बताया था कि जब भी हम रसायनों का उपयोग करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम विवेकपूर्ण उपयोग करें। ये सोचना बहुत आवश्यक है कि हमें आवश्यकता है भी रसायनों का उपयोग करने की या नहीं। क्या पता ना हो हमारी फसल में ज़्यादा कीट हो ही ना, और हम रसायनों का उपयोग कर रहे हैं तो हम अपने पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। दूसरा, अगर आवश्यकता पड़ती भी है रसायनों का उपयोग करने की तो आप उचित मात्रा में उपयोग करें। आप ज़्यादा मात्रा उसकी ना उपयोग करें। आप कहीं टेक्निकल सपोर्ट ले सकते हैं, आप कृषि विज्ञान केंद्र में पूछ सकते हैं, या हमारा जो कृषि विभाग है वहाँ जाकर इसके बारे में जानकारी किसान हेल्पलाइन से भी किसान हेल्पलाइन से भी सहायता आप ले सकते हैं कि किस केमिकल की, किस रसायन की आपको कितनी मात्रा उपयोग में लानी है। अगर हम बात करें रसायनों का उपयोग आपको जब करना पड़ रहा है तो आपको आर्थिक सीमा स्तर को ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं आर्थिक सीमा स्तर है क्या। देखिए, हर कीट का हर फसल में एक आर्थिक सीमा स्तर है। यह वह स्तर है जिस स्तर पर आपको इन कीटों को नियंत्रित करने के उपाय प्रारंभ कर देने चाहिए। जैसे अगर डीबीएम की बात करें, डायमंड बैक मॉथ, जो एक महत्वपूर्ण कीट है, अगर इसका 1 से ज़्यादा लार्वी प्रति पौधा उपस्थित है तो मतलब वो कीट अपने आर्थिक सीमा स्तर पर आ चुका है और अब आपको इसको नियंत्रित करने के उपाय स्टार्ट कर देने चाहिए।
जी जी। रोकथाम के उपाय जो आप प्रारंभ में कर सकते हैं, तो मैं यही रिकमेंड करूंगी, पहले आप नीम तेल आधारित कीटनाशकों का उपयोग करें, क्योंकि ये हमारे सुरक्षित कीटनाशक रहते हैं। कितनी मात्रा आप इसकी उपयोग में ला सकते हैं? 5 ml से 8 ml तक प्रति लीटर पानी में आप इसको घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं, और 10 से 12 दिन के अंतराल पर आप इस छिड़काव को दोहरा सकते हैं। और जब भी आप प्रारंभिक अवस्था में नीम तेल आधारित कीटनाशकों का उपयोग करते हैं, तो ये अन्य कीटों को भी नियंत्रित करने का कार्य करता है। जैसे कि माहू कीट को भी ये नियंत्रित कर सकता है, या जो अन्य छेदक कीट हैं, सुंडी कीट हैं, उनको भी ये नियंत्रित करने का कार्य करता है। अगर हम रसायनों की बात करें, तो सबसे पहले हम माहू की बात करते हैं, जो एक रस चूसक कीट है, या सफ़ेद मक्खी अगर किसी फसल में आती है, तो रस चूसक कीट को नियंत्रित करने के लिए आप एक इमीडाक्लोपिड नाम से रसायन मार्केट में आता है, और आप इसकी कितनी मात्रा ले सकते हैं? 1 ml प्रति लीटर की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं, और 15 दिन के बाद आप छिड़काव को दोहरा सकते हैं। अगर हम अन्य रसायनों की बात करें, जैसे कि स्पाइनोसेट, इसकी भी आप 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव कर सकते हैं। और ये जो आपको रसायन उपयोग में लाना है, जितने भी हमारे छेदक कीट हैं या जो सूंडी कीट हैं, उनके लिए आप इनको उपयोग में ला सकते हैं। अन्य रसायनों की अगर बात करें, तो क्लोरिन ट्रानिलीप्रोल है, इसकी भी आप 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर इसका आप छिड़काव कर सकते हैं। एक आता है हमारा इमामेक्टिन बेंजोएट, इसको कितना लेना है? 10 लीटर पानी में आप 4 ग्राम इसकी मात्रा लेनी है। और हमारा जो डॉक्साकार्ब रहता है, आपको इसको 3 ml 10 लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। जी। लेकिन रसायनों का ध्यान पूर्वक उनका उपयोग हमें करना चाहिए, उचित मात्रा में करना चाहिए, और जब जरूरत लगे तभी आपको इसका उपयोग करना चाहिए। जी। नहीं तो कहीं ना कहीं मानव स्वास्थ्य और हमारे पर्यावरण पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। जी। आशा है किसान भाइयों, आपको सारी जानकारी जो मैडम द्वारा दी गई है गोभी वर्गीय सब्जियों में एकीकृत कीट प्रबंधन की पसंद आई होगी, और आपने बहुत सारे कीट प्रबंधन की विधियां जानी जो मैम ने हमें बताई। और अंत में जैसा मैम ने बताया कि रासायनिक विधियों का कम से कम उपयोग करें, और एकदम अंत में ही जब आपके पास पता चल गया कि आपको उसका पीक टाइम आ चुका है, अब हमें पेस्ट कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उसी समय आप उसको फिर उपयोग करिए, अदरवाइज़ ना करें। बाकी जो दूसरी विधियाँ बताई हैं, व्यवहारिक विधि बताई, यांत्रिक विधि बताई है, जैविक विधि, उनका उपयोग करेंगे। मैम, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे सभी किसान भाइयों को दी गोभी वर्गीय सब्जियों में कीट प्रबंधन की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंत में हमारे सभी किसान भाइयों की तरफ से। और आशा करते हैं आप हमारे साथ स्टूडियो में ऐसे आते रहेंगे और हमारे किसान भाइयों को और अच्छी अच्छी जानकारियाँ देते रहेंगे। धन्यवाद मैम। धन्यवाद सर। अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कृषि विज्ञान केंद्र भरसार पौड़ी की वैज्ञानिक डॉक्टर दीपिका चौहान से एकीकृत कीट प्रबंधन पर लखन स्वरूप गंगवार की बातचीत। मीडियम वेव 187.26 मीटर यानी 1602 किलोहर्ट्ज, एफएम के 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का पौड़ी केंद्र है।